हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कंसेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम टॉपिक इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स से। सॉलिड्स में इलास्टिक बिहेवियर, अच्छा ये इलास्टिक बिहेवियर है क्या, या फिर ये इलास्टिसिटी क्या है? तो ऑब्वियसली जब भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि एक स्प्रिंग है, उसके नीचे एक मास लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, स्प्रिंग को खींच रही है, राइट। ये नीचे की ओर जा रही है ये मास। इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग जो है ये इलांगेट हो रहा है। बट एक स्प्रिंग की ओरिजिनल टेंडेंसी क्या होती है? अगर आपने एक स्प्रिंग के साथ खेला होगा तो क्या देखा होगा कि स्प्रिंग को जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो इलांगेट होती है, राइट। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो इलांगेट होती है, और फिर जब आप उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हो तो फिर वापस से वो अपने पोजीशन पे आ जाती है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग की या फिर किसी सॉलिड की, किसी भी पार्टिकल की एक ओरिजिनल टेंडेंसी होती है टू रीगेन इट्स शेप। वैसे हर पार्टिकल की नहीं होती है, बट जैसे इन केस ऑफ स्प्रिंग ये होता है, या फिर इन केस ऑफ इलास्टिक रबर बैंड जो होती है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बैंड है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मैं खींचूं, राइट, तो ये इलोंगेट हुई। अब जैसे ही मैं छोड़ दूंगा तो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रही है, ठीक है। इसको अगर मैं पुल करूं तो ये खींच रही है, राइट। छोड़ दूंगा तो इसे वापस से ओरिजिनल शेप में आ जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें से क्या चेंजेस आ रही है? इसमें ऐसा हो रहा है कि ये चाह रही है खुद को अपनी शेप को रीगेन करना, राइट। तो ये जो टेंडेंसी है इसे हम कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो टेंडेंसी है। देखो अगर इस बैंड की बात करते हैं तो इसकी एक्सटर्नल फोर्स क्या है? अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को राइट स्टेबल रखता हूं और राइट हैंड से इसे पुल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये रहा एक्सटर्नल फोर्स। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है ना। ये रहा एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे ही छोड़ दिया तो फिर ये वापस शेप में, एक्सटर्नल फोर्स छोड़ दिया तो वापस शेप में। मतलब इसकी मैं अगर पुल कर रहा हूं तो मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है कि ये मुझे वापस से खींच रही है, राइट, अपने इस डायरेक्शन की ओर खींच रही है। ये जो टेंडेंसी है जो वापस से पुल कर रही है या फिर वापस से खींच रही है, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं क्या, इलास्टिसिटी और इलास्टिक बिहेवियर। और ये क्यों पॉसिबल हो रहा है? बिकॉज ऑफ अ रेस्टोरिंग फोर्स। समझ में आ रही बात? एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट हो रहा है बिकॉज ऑफ अ रेस्टोरिंग फोर्स। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। देखो यहां पे कंडीशन क्या है, अप्लाइड फोर्स जब रिमूव हो रहा है तब, राइट। जैसे कि आपने रेजिस्टेंस में देखा, जैसे कि मैंने उसे छोड़ दिया तो फिर वापस से अपने शेप में आ गई, ठीक है। व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी एंड डिफॉर्मेशन कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब मैंने इस रबर बैंड को स्ट्रेच किया था तो क्या हो रही थी, आपने देखा था कि उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जा रही थी, राइट, या फिर उसका शेप थोड़ा चेंज हो रहा था। तो ये जो चेंज हो ना इन शेप और लेंथ इन साइज, उसे क्या कहते हैं हम, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो क्या हर ऑब्जेक्ट में या फिर हर मटेरियल में ऐसा इलास्टिक बिहेवियर शो होता है? ऑफ कोर्स होता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे जस्ट लाइक ए रबर बैंड, इतना भी ज्यादा नहीं होता है, बट थोड़ा तो होता ही है, राइट। इवन इफ अगर हम किसी रॉड की बात करें, जैसे कि ये स्प्रिंग है, ये तो चलो अपने शेप की वजह से हो रही है। बहुत बार हमने देखा है कि लाइक किसी रॉड को या फिर थिन वायर में भी इलास्टिसिटी होती है, राइट, वो धीरे धीरे लंबी हो जाती है, राइट। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम प्लायर से किसी वायर को खींचते हैं, राइट, प्लायर आपको पता है ना, वो चिमटे जैसे होती है जिसे हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ऐड करते हैं, उससे हम किसी अगर पतले से वायर को खींचते हैं तो वो भी लंबी होती है, राइट। तो ये क्या है, तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, राइट। तो देखो हर ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी शो करती है, थोड़ा बहुत
अप्लाइड फोर्स होने पे उसमें क्या आता है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होता है। तो देखो ये जो डिफॉर्मेशन है, ये कब पॉसिबल है, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के रख रहे हैं तब। बट क्या ये डिफॉर्मेशन परमानेंट हो सकती है, राइट? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब जैसे हमने अप्लाइड फोर्स को हटा दिया वापस से रीगेन कर ली अपनी शेप, ठीक है। बट क्या ये शेप पॉसिबल है कि ये परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि इन केस ऑफ अगर हम देखें किसी प्लास्टिक या फिर इन केस ऑफ क्ले अगर बात करें, तो उसमें अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या वापस अपने शेप में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी, राइट? अगर ये जो रबर बैंड मैं खींच रहा था इसके जगह पे अगर कोई थ्रेड होता, तो मैं अगर फोर्स उस पे लगाता, राइट, ज्यादा फोर्स से उसे पुल करता तो वो ब्रेक हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाता, उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता। क्या हो जाता? परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन ये तो समझ में आया, इलास्टिक डिफॉर्मेशन समझ में आया। अब बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? नाम में ही पता चल रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक मतलब इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो ये वापस से अपना शेप रीगेन कर लेगी। बट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज अ आइडियल केस, राइट? और आइडियल केसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? तो देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इवन अगर मैं इस रबर बैंड की बात करूं जो मैंने अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उस रबर बैंड या फिर उस रेजिस्टेंस बैंड को अगर मैं बहुत बार खींचता रहूं बहुत दिनों तक अगर मैं ऐसा करता रहूं, उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करूं, तो शायद उसकी शेप में कुछ परमानेंट चेंज आ जाएगा, राइट? तो ये भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं कह सकते हम, राइट? जिसमें थोड़ी भी परमानेंट चेंज आ गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, दैट इज नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, राइट? तो अब आती है बात परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है? जिसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी की टेंडेंसी नहीं है। मतलब अगर आपने उस पे कोई भी फोर्स लगाया या फिर पुश किया या फिर पुल किया, कोई भी फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं क्ले की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो क्ले को मतलब मिट्टी को आप क्या किया, मिट्टी का आपने एक गोला बनाया, फिर उस पर आपने कुछ एक शेप दिया, उस पर फोर्स लगाया, तो उसमें एक आ गया परमानेंट डिफॉर्मेशन। बट उसमें भी थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी की टेंडेंसी या फिर इलास्टिक बिहेवियर होती ही है। तो इसीलिए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी आइडियल केस है। तो इसका मतलब है जितने भी मटेरियल से जितनी भी बॉडीज है वो सब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक से परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के बीच में कहीं लाई करती है, राइट? बीच में कहीं लाई करती है। अब बारी आती है इलास्टिक लिमिट की। ये जो डिफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट क्या है? जैसे कि मैं उस रबर बैंड को अगर खींचता जाऊं तो कुछ एक लिमिट आएगी जिसके बाद मैं उसे और नहीं खींच सकता, और फिर अगर मैं उसे खींचने की कोशिश करूं तो वो टूट जाएगी। दैट मीन्स अ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन। मैं लिख देता हूं कहीं पे, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो लिमिट मतलब क्या कह रहा है, वो रेंज या फिर वो जस्ट पॉइंट जिसके बाद में अगर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करूं तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो उस लिमिट को हम कहते हैं क्या? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से पहले इलास्टिसिटी की टेंडेंसी रहेगी। मतलब क्या? इलास्टिक लिमिट से पहले वो बॉडी चाहे अपना शेप या फिर साइज जो भी है, जिस भी चीज में उसका चेंज आ रहा है, उसको वापस से रीगेन कर सकती है। तो इसे कहते हैं क्या? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से पहले वो रीगेन कर सकती है, इलास्टिक लिमिट के बाद एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन का मतलब है कि वो फिर से अपना शेप, साइज और जो भी लेंथ है वो रीगेन नहीं कर पाएगी, राइट? अब देखो बारी आती है क्या कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये रबर बैंड था, तो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया इस तरफ, ठीक है, और इसको मैंने फिक्स रख दिया। अगर मैं फिक्स रखूं, इस तरफ फोर्स अप्लाई करूं,
तो इसकी जो इलास्टिक टेंडेंसी है या फिर इसकी जो रेस्टोरिंग फोर्स है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है। तो इसी अप्लाइड फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों? क्योंकि इसके वजह से शेप डिफॉर्म हो रही है। अब बारी आती है स्ट्रेस की। तो अब स्ट्रेस क्या है? वो दिमाग वाला स्ट्रेस नहीं। देखो स्ट्रेस क्या होती है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा ठीक है, इसे मैं पहले अच्छे से बताता हूं, फिर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली एनालॉगस टू प्रेशर हम लिख सकते हैं। अच्छा स्ट्रेस क्या है, देखो मैं बताता हूं। अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये एक रॉड है, इस पे मैंने कुछ फोर्स लगाई, तो ये हमारी क्या होगी? डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। और अप्लाइड फोर्स हम बोल सकते हैं। तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक हम लगा रहे हैं इस पे, तो इसमें भी एक रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, राइट। जो कि रेस्टोरिंग फोर्स का क्या काम है कि वापस से इसके शेप को रीगेन करने में ये हेल्प करेगी। इट इज द टेंडेंसी, इलास्टिक टेंडेंसी की वजह से ये हो रही है। तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स पर दिस यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो फोर्स के एनालॉगस कैसे बोला मैं, सॉरी प्रेशर के एनालॉगस कैसे बोला मैं? क्योंकि प्रेशर क्या होती है? प्रेशर भी तो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये भी है फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इसमें अलग क्या है वो मैं बताऊंगा। तो पहले इसको समझते हैं क्या है। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, अ रेस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी। करेक्ट, वही है, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। ऑब्वियसली जिस रबर बैंड में भी मैं दिखाया था कि जैसे ही अप्लाइड फोर्स किया तो एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई, तो इसीलिए जैसे ही उस अप्लाइड फोर्स को मैंने हटाया, राइट, फोर्स को हटाया, तो वापस से अपने शेप को रीगेन कर ली। ठीक है, दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ऑब्वियसली। ओके, एंड दिस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस की यूनिट भी होती है न्यूटन पर मीटर। अच्छा स्ट्रेस मैं लिख देता हूं, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या है? स्ट्रेस। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन को हम क्या लिख सकते हैं? एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 ये हम लिख सकते हैं। अब बारी आती है देखो कि रेस्टोरिंग फोर्स और स्ट्रेस और प्रेशर में क्या अंतर है। तो प्रेशर क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया कौन सी फोर्स यहाँ पे? जो अपथ्रस्ट फोर्स है, राइट। और जो अप्लाइड फोर्स है हम कह सकते हैं किसी भी चीज पे अगर प्रेशर आ रही, जैसे कि यहाँ पे अगर एक मैं ले लेता हूँ एक नेल है, राइट, तो इसे हम जमीन के अंदर या फिर किसी भी प्लैंक में इसे मारने के लिए क्या करते हैं? इसमें यहां से फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और इसके वजह से प्रेशर क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एरिया जितनी कम होगी प्रेशर उतना ज्यादा होगा, राइट। इसीलिए नेल्स के जो टिप्स रहते हैं, जिस टिप रहती है उसको एकदम लाइक पॉइंटेड बनाई जाती है एरिया को कम करने के लिए, ताकि प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो। ठीक है, तो ये वाली कौन सी फोर्स है? ये है अप्लाइड फोर्स। तो प्रेशर क्या है? एक एक्सटर्नल इफेक्ट हम बोल सकते हैं, राइट, एक्सटर्नल फोर्स और अपथ्रस्ट पर यूनिट एरिया। बट स्ट्रेस क्या हो जाती है? स्ट्रेस भले ही इसकी डायमेंशन और यूनिट प्रेशर के सिमिलर हो, बट इसमें जो फोर्स हो रही है ये कौन सी फोर्स है? ये क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स है। क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स है। मतलब स्ट्रेस जो है वो इंटरनली किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होता है, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो तो इंटरनल फोर्स है। भले ही रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट तभी करेगी जब इसकी डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करेगी, राइट। डिफॉर्म होगी तभी तो रिस्टोर हो पाएगी, अगर डिफॉर्म ही नहीं हुई तो रिस्टोर नहीं होगी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाइड फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है? उस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस भी नहीं है। समझ में आ रहा है कैसे रिलेटेड? और अगर हम कंसीडर करते हैं इफ डिफॉर्मेशन इज वेरी लो, मतलब वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन होता है, अगर बहुत छोटा सा डिफॉर्मेशन हुआ, उस केस में हम क्या कहते हैं? उस केस में हम रेस्टोरिंग फोर्स को डिफॉर्मेशन फोर्स के बराबर मान लेते हैं। मतलब वी कैन ऑल्सो से
स्ट्रेस इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये भी स्ट्रेस लिख सकते हैं फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, राइट, बहुत ही छोटा सा डिफॉर्मेशन है, राइट। आइडियल केस में हम स्ट्रेस इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो स्ट्रेस को हमने कैसे डिफाइन किया, ओके। अच्छा, इसकी यूनिट हम पास्कल भी लिखते हैं, पास्कल भी लिखते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या होता है। ये तो हमने एक स्ट्रेस समझा, स्ट्रेस और प्रेशर के बीच का अंतर समझा। स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या होता है, तो स्ट्रेस के मेजरली 3 टाइप होते हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, एंड शेयरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में 2 तरह के आते हैं, दैट इज टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब देखें तो अब बारी आती है लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने 2 तरह के स्ट्रेस देखे, एक क्या था, एक है टेंसाइल और एक है कंप्रेसिव। दोनों को समझते विद एन सिंपल एग्जांपल। तो पहले तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, जो कि किसी भी एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, राइट। अब स्ट्रेस परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, एक रॉड ले लिया मैंने, तो इसके इस क्रॉस सेक्शन पे मैंने एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया और एक अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर मैंने अप्लाई किया। ठीक है, तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर क्रिएट होगी, जस्ट इसके इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब ये भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये परपेंडिकुलर मतलब ये रेस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जा रहा, इस रेस्टोरिंग फोर्स के वजह से जो इसकी इंटरनल स्ट्रेस होंगी दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, अब या तो ये टेंसाइल हो सकती है या फिर कंप्रेसिव। अब टेंसाइल और कंप्रेसिव का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, ठीक है, चलो। ओके, सो व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ अ बॉडी, then the internal restoring force sets up per unit area is called normal और longitudinal stress। अगर यहां पे एक रॉड रखी गई है, इसको मैं अगर यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स इसके क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर इसमें डिफॉर्मेशन आया तो वो डिफॉर्मेशन कैसा आएगा, ठीक है, यहां पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, इसमें अगर डिफॉर्मेशन आई ऊपर की ओर, तो इसका मतलब क्या है, जैसे रबर बैंड को मैं अगर ऊपर पकड़ के खींचूं तो वो लंबी हो जाएगी, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसकी लेंथ जो है वो क्या है, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। तो मतलब अगर मैं बोलूं कि इसकी लेंथ पहले थी L, तो अभी इसने डेल्टा L इंक्रीज हो गया, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई अभी, L प्लस डेल्टा L। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल, दैट लॉन्गिट्यूडनल फोर्स विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ लेंथ, मतलब क्या किया, इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई करके इसकी लेंथ को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इस तरह के स्ट्रेस को, अब इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होएगी, देखो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है और ये क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, अब डिफॉर्मिंग फोर्स के वजह से रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई एंड दैट रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस को हम कहते हैं क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस क्या करती है, लेंथ को इंक्रीज कर देती है। तो जो स्ट्रेस जहां पे लेंथ इंक्रीज हो रही हो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में, मतलब जैसे कि ऊपर की जगह अगर मैं फोर्स नीचे की ओर लगाऊं, राइट, जस्ट इसके क्रॉस सेक्शन पे मैं नीचे की ओर फोर्स लगा रहा हूं, तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होने की जगह थोड़ी सी घट जाएगी, राइट। दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट, दिस इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो फिर से देखो डेल्टा L सपोज करते अगर लेंथ इसकी घट गई, राइट, तो इसकी अभी ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी, L माइनस डेल्टा L। ठीक है, और यहां पे जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स, अच्छा रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ऊपर की ओर डेवलप होगा, है ना। रेस्टोरिंग फोर्स कहां पे डेवलप होगा, ऊपर की ओर, क्योंकि ये तो नीचे की ओर फोर्स है, तो इसके ऑपोजिट होगा रेस्टोरिंग फोर्स। दैट रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, और इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं क्या, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस।
जिसमें क्या हुई, लेंथ कंप्रेस हो गई, मतलब घट गई है। ठीक है, तो कंप्रेसिंग फोर्स में जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है दैट इज स्मॉल, और जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है दैट डिक्रीजेस। ओके, अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में। तो जैसे कि हमने देखो डायमेंशंस, अगर मैं बात करते हैं कि डायमेंशन क्या क्या है, तो एक ऑब्जेक्ट की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, वॉल्यूम होता है उसका, राइट। लेंथ ब्रेथ तो लेंथ के ही यूनिट्स हो गए, और क्या हो सकता है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, राइट। ये सारे एक्सपेंशंस होते हैं। अब बात करते हैं अगर वॉल्यूमेट्रिक और हाइड्रोलिक स्ट्रेस है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, जब वॉल्यूम में चेंज आए, जब वॉल्यूम में मैं एक्सटर्नल फोर्स इस तरीके से लगाऊं कि वॉल्यूम में चेंज आ रही हो। ठीक है, सो व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन इट्स जियोमेट्रिकल शेप, कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप में कोई चेंज नहीं आएगी बट उसके वॉल्यूम में चेंज आएगी। ओके, नाउ शेप ऑन अप्लाइंग द फोर्स परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी, then the restoring force per unit area is called volumetric stress। तो सपोज करते हैं कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, इस पे हमने हर एक पॉइंट, हर एक सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अब देखो अभी आपको अगर ये सेम अगर किसी रॉड के केस में होता है कि मैं अगर इसके परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल के जगह पे अप्लाई कर रहा होता फोर्स, तो इसमें क्या होती, लेंथ की डिक्रीज हो जाती, राइट, लेंथ की डिक्रीज होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब मैं जब कह रहा हूं यहां पे कि वॉल्यूम में चेंज आएगी विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल जियोमेट्रिक शेप, मतलब पहले भी स्फीयर थी, अब जब वॉल्यूम में चेंज आए तो भी एक स्फीयर ही रही। ठीक है, तो ये भी एक स्फीयर है बट इसके वॉल्यूम में चेंज आ गया। क्या, पहले अगर इसकी वॉल्यूम थे v, अब ये dv या फिर डेल्टा v वॉल्यूम से घट गई, तो अभी इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, v माइनस डेल्टा v। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। और जहां तक बात रही कि हर एक पॉइंट पे ऑन द सरफेस ये परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है, मतलब ये जो है ना ब्लू एरोज जो दिखा रहे हैं, दीज आर दी डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सपोज करते हैं हर पॉइंट पे इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स बट परपेंडिकुलर कैसे कह सकते हैं, देखो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचता हूं तो ये परपेंडिकुलर है, सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचूं तो ये परपेंडिकुलर है, राइट। तो इस तरह से हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर फोर्स अगर अप्लाई किया जाए तो इसके वजह से इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, right, and that restoring force per unit area is called volumetric stress और hydraulic stress। इसमें क्या हो रही है, वॉल्यूम भले ही चेंज हो रही है लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो मेंटेन्ड है। अब बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की और टेंजेंशियल स्ट्रेस की। देखो लॉन्गिट्यूडनल में हमने क्या देखा, या तो परपेंडिकुलर, वॉल्यूमेट्रिक में क्या देखा कि शेप जो है, जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो मेंटेन्ड है। अब बात करते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की। देखो शेयरिंग स्ट्रेस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, वो कंफ्यूजन आज से नहीं होगी, मैं बता देता हूं क्यों। तो पहले तो एक बार हम इसकी या डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज टेंजेंशियल और एक्सटर्नल फोर्स इज पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल, अच्छा क्रॉस सेक्शनल के पैरेलल हो या फिर टेंजेंशियल हो, द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। दिस रिजल्ट इन द चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली बॉडी की शेप में चेंज आ रही है, बॉडी की शेप में चेंज आ रही है। तो इसका परफेक्ट सा एग्जांपल है वो क्या है, इस बुक का एग्जांपल है। ठीक है, सपोज करते हैं इस बुक से मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो ये बुक क्या है, एक अगर आप बुक को देखो तो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो एक क्यूबॉइड, अगर इस बुक की शेप क्या है, क्यूबॉइड जैसी है, ये है। शेयरिंग स्ट्रेस क्या कहता है, शेयरिंग स्ट्रेस, अच्छा ये क्यूबॉइड का एक और डंडा, ठीक है। अब शेयरिंग स्ट्रेस क्या कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल और हम समझते हैं टेंजेंशियल होना चाहिए। तो मैं अगर बात करूं कि ये देखो, अगर बुक को मैं कुछ इस तरह से पकड़ता हूं तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है,
ये वाली है जो कि एक रेक्टेंगल के शेप में है ना। तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं अगर ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलली फोर्स, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाली, राइट, ये साइड वाली क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसके पैरेलल यानी कि ऐसा, राइट। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूं, मतलब अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया मानता हूं और यहां पे मैं टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करता हूं, कंडीशन क्या है कि इसके जो नीचे का बेस है वो मूव नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने हाथ को एक प्लेन मानता हूं और इस बुक को इस प्लेन पे फिक्स कर देता हूं। अब देखो क्या होता है, देखते हैं। तो मैं फोर्स कैसे अप्लाई करूंगा, इसके टेंजेंशियल, मतलब इस सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया, डिफॉर्मेशन आया, राइट। डिफॉर्मेशन क्या आया, डिफॉर्मेशन आया, ये शेप जो है चेंज हो गया। तो पहले अगर ये रेक्टेंगल जैसी थी, डिफॉर्मिंग फोर्स के वजह से ये क्या होगी, कुछ इस तरह से चेंज हो गई शेप, है ना। तो पूरा का पूरा क्यूबॉइड कैसे चेंज हो जाएगा, पहले क्यूबॉइड था ऐसा, राइट, इसको मैं मिटा देता हूं, पहले क्यूबॉइड था ऐसा। अब इसके में क्या चेंज आ गई कि ये जो सेक्शन है ये कुछ इस तरह से टिल्ट हो गया, है ना, ये कुछ इस तरह से टिल्ट हो गया। देखो नीचे का बेस जो है वो सेम रखा है, नीचे का बेस तो हिला नहीं, नीचे का बेस सेम है, बस ये चेंज आप देख सकते हो। पहले एक रेक्टेंगल जैसा था, अब एक पैरेललोग्राम जैसा बन गया, है ना। तो ये चेंज आ गई। तो यहां पे देखो, लेकिन लेंथ में कोई चेंज आई, इसके लेंथ में ये इसकी जितनी लेंथ थी उतनी ही है, इसकी जितनी लेंथ थी उतनी ही है, बस चेंज क्या आई, ये एक एंगल जैसा बन गया। मतलब क्या, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो ये क्या है, एक एंगुलर शिफ्ट हुआ है यहां पे, ठीक है। और इसके पॉइंट से, मतलब इनिशियल पॉइंट से ये एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं आई। तो यही क्या है, इसने एक शेप को चेंज किया। अब दिस पर यूनिट एरिया, इसमें भी रेस्टोरिंग फोर्स काम करेगी, इसके ऑपोजिट। सो दिस रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज शेयरिंग स्ट्रेस, राइट। समझ में आ गई। शेयरिंग स्ट्रेस में क्या हो रहा है, शेयरिंग स्ट्रेस में हो रहा है शेप चेंज। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या हो रहा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज हो रहा था बट ज्योमेट्रिकल शेप मेंटेन था। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में या तो लेंथ बढ़ रही थी या फिर लेंथ घट रही थी, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब आती है एक फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन। अब स्ट्रेस जो है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होती है। मतलब क्या, स्ट्रेन एक्चुअली रेशियो है कि कितना चेंज हुआ by the original change, right? This is the ratio of change in configuration to the original configuration. अब ये configuration क्या है, कुछ भी हो सकती है, या तो लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकती है, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस के शेयरिंग स्ट्रेस में जो था वो क्या था, एंगल चेंज हो सकती है, ठीक है। एंगल मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। देखो स्ट्रेन क्या होती है, तीन टाइप की, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयरिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या है, स्ट्रेन मतलब है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज इन, इसमें क्या हो रही थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में, स्ट्रेन में क्या चेंज हो रही थी, इसमें लेंथ चेंज हो रही थी। तो लेंथ चेंज हो रही है, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो रहा था, डेल्टा एल, राइट। यही तो चेंज इन लेंथ हो रहा था कि अगर ये रॉड है, इसकी लेंथ एल है, राइट, लेंथ एल है। अब इस पे मैं अगर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई, टेंसाइल स्ट्रेस हो इसमें, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बाय डेल्टा एल। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एल जो है वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और चेंज इन लेंथ आया। ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल, राइट। तो ये हो गया क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब बारी आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में, इसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा था, डेल्टा वी बाई वी, ओरिजिनल वॉल्यूम वी। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या हो जा रहा है, शेयरिंग स्ट्रेन में हो रहा है क्या, थीटा। दैट इज, ये जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज आया है, पहले क्यूबॉइड कुछ इस तरह से था, है ना। अब ये एक एंगुलर शिफ्ट आया है, ठीक है, बट और ये ऊपर में इसकी कितनी चेंज आई है, एक्स चेंज है, एक्स डिस्टेंस मूव कर गई है। एंड थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई एल। एल क्या है, ये वाली लेंथ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया,
शेयरिंग स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आ रही बात? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी यूनिटलेस, मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। साथ ही साथ ये डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। यूनिट लेस क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में ये क्या है, रेशियो है ना, किसके बीच का? दो लेंथ के बीच का। चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर में आएगी बाई ओरिजिनल लेंथ जो है उसकी भी यूनिट मीटर में आएगी। मीटर मीटर विल कैंसल आउट, सो इट विल बिकम यूनिटलेस। और साथ में इसकी डायमेंशन भी नहीं है, ठीक है, इसकी डायमेंशन भी नहीं है। अब ये बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो ये है ना तो वेक्टर ना ही स्केलर, तो ये तीसरी कौन सी क्वांटिटी है? तो तीसरी इस क्वांटिटी को हम कहते हैं क्या? टेंसर क्वांटिटी। तो जब आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे, आगे अब अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो 12th के बाद भी, तो अब आप एक नया टर्म सीखोगे, टेंसर क्वांटिटी, राइट, जो कि ना तो वेक्टर होती है ना ही स्केलर होती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या स्ट्रेन क्या होती है, ये समझ में आ गया। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या है? देखो रॉबर्ट हुक ने जो लॉ दिया अबाउट इलास्टिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, क्या कहा कि फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन द डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। ओके, मतलब कि अगर डिफॉर्मेशन बहुत ही, ये कंडीशन है कि डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल, तब क्या होगी, जो अप्लाइड फोर्स है या फिर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? जो एक्सटेंशन उसमें आ रही है। मतलब कि अगर लेंथ की मैं बात कर, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या बात कर रहा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में मैं बात कर रहा था कि लेंथ, अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इसकी लेंथ क्या है? डिक्रीज हो जा रही है, राइट, कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट, लेंथ डिक्रीज होगी। तो ये जो जितनी लेंथ डिक्रीज हुई है, सपोज करते दैट इज डेल्टा एल, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये है जो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स है इसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब क्या हो सकता है इसे, चाहे ये डेल्टा एल हो, या फिर इसकी वॉल्यूम में चेंज हो, या फिर एरिया में चेंज आई, या फिर शेयरिंग वाला चेंज हो, ठीक है। तो हर एक केस में अगर डिफॉर्मेशन बहुत ही छोटा है तो जो अप्लाइड फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल होगी क्या? जो भी एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स, फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स F इक्वल्स टू, अगर इसको मैं मान लेता हूं कि F इज प्रोपोर्शनल टू X, X कोई भी डिफॉर्मेशन, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है डेल्टा एट, बट F है कोई भी डिफॉर्मेशन, किसी भी वो डायमेंशन की डिफॉर्मेशन हो सकती है। सो F इक्वल्स टू K इंटू एक्स मैं लिख सकता हूं, राइट। प्रोपोर्शनली को हटा के हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज K, राइट। सो F इक्वल्स टू K इंटू एक्स। अब अगर डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल है तो हम क्या जानते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, राइट। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस KX, ये भी हम लिख सकते हैं, राइट, ये भी हम लिख सकते हैं। सो दिस इज द हुक्स लॉ। ओके, अब आगे देखा गया कि नॉट ओनली इन केस ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन, जो तीन टाइप के हम स्ट्रेस पढ़े, उसको छोड़ के भी अगर बेंडिंग का भी देखा जाए, मतलब क्या, ये फिर से मैंने एक इलास्टिक लिया तो हमने क्या देखा कि हुक्स लॉ इसमें भी वैलिड हो रही है, राइट। चाहे इसकी वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, कोई एक सर्कुलर शेप कोई एक वॉल्यूमेट्रिक अगर शेप ले रहा हूं तो उसकी वॉल्यूम में भी वैलिड हो रही है। साथ ही साथ अगर इस शेप को मैं ट्विस्ट करूं तो फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो इसके एक्सटेंशन या फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो इवन इन केस ऑफ ट्विस्टिंग, इवन इन केस ऑफ बेंडिंग, और इवन इन केस ऑफ कंप्रेशन, अगर मैं इसे पूरा कंप्रेस कर दूं तो भी इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन की चेंज आएगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेस्टोरिंग फोर्स, ऑब्वियसली एक माइनस साइन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हुक्स लॉ को मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन मतलब रेशियो ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
राइट, रेशियो था चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय दैट ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया, जो भी आप बोलो। अब देखा जा रहा है क्या, ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहां से हम लिख सकते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। अब ये क्या आ गई, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इस ई को कहते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये ई क्या हो जाएगी, दैट ई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सिंपल है ना। ये क्या है, कोफिशिएंट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और स्ट्रेन है यूनिटलेस, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही ई की यूनिट होगी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, या फिर पास्कल। ओके, तो ये जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आई है और जिसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीन टाइप के हो सकती है। एक तो है यंग्स मॉड्यूलस, एक है बल्क मॉड्यूलस, और दूसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस कब होती है, बल्क मॉड्यूलस कब होती है, शेयर मॉड्यूलस कब होती है, या फिर किसी एक क्वांटिटी की तीनों हो सकती है क्या, इसको देखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या है, जैसे कि मैं बताया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का तीन पार्ट है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं टेंसाइल या कंप्रेसिव, ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये रेशियो है क्या, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड ओनली इन केस ऑफ सॉलिड, सिर्फ सॉलिड के केस में ही हम यंग्स मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके एक्सप्रेशन में लिख के दिखाता हूं। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल बाई एल। सो ये सिंपली हो जाएगा क्या, एफ एल इंटू ए डेल्टा एल। ठीक है, एफ एल इंटू ए डेल्टा एल। ठीक है, जहां पे एफ क्या है, दैट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, और फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन इसे हम रेस्टोरिंग फोर्स भी कंसीडर करते हैं। तो सिंपली मैं एफ इक्वल्स टू फोर्स लिखता हूं। एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो एंड डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, दूसरी जगह ए है, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और y से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, यंग्स मॉडुलस को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉडुलस को। अगर मैं बात करूं किसी एक वायर की या फिर किसी एक रॉड की, सपोज ये रॉड जो है वो यहां से फिक्स्ड है, ठीक है, अब इस पे मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया नीचे की तरफ। तो फोर्स जैसे ही नीचे की तरफ अप्लाई करूंगा तो इसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ये पहले अगर लेंथ एल की थी तो ये डिफॉर्म होके एल प्लस डेल्टा एल लेंथ, ये डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ अभी हो जाएगी एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस इस केस में मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज फोर्स बाय एरिया बाय डेल्टा एल, सो एफ एल इंटू ए बाय डेल्टा एल। ठीक है, सो एफ इंटू एल दैट इज ओरिजिनल लेंथ बाय एरिया। एरिया क्या है, ये अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसकी एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द
रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन की रेडियस, सो पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल लेंथ ये इंक्रीज हो गई है। तो सिंपली हम यंग्स मॉडुलस को इस केस में लिख सकते हैं इस तरह से, राइट, फॉर एन वायर। अच्छा, अगर मैं यंग्स मॉडुलस को वॉल्यूम के केस में लिखूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं ना जिसमें आपको डायरेक्ट एरिया नहीं, जिसमें आपको कहेगा कि वायर की वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एरिया को वॉल्यूम के केस में कैसे लिखेंगे, देखो सिंपली अगर मैं बात करता हूं कि यंग्स मॉडुलस क्या होती है, एफ एल बाई ए डेल्टा एल। अगर दोनों तरफ मैं ऊपर नीचे अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एल स्क्वायर बाई ए एल इंटू डेल्टा एल, ठीक है। अब एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, दैट इज द वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम, सो एफ एल स्क्वायर बाई वी डेल्टा एल, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस। एरिया इंटू लेंथ कैसे वॉल्यूम हुई पता है ना, क्योंकि देखो अगर मैं मानता हूं कि एक क्रॉस सेक्शन की एरिया जो कि है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है, राइट। अगर मैं इसकी सर्कल की एरिया निकालूं तो ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है। अगर इसी को मैं इसकी लेंथ इंक्रीज करूं तो एक 3D शेप आ जाएगी, 3D शेप यानी कि इसका वॉल्यूम। तो एरिया को इसके अगर जितना लेंथ मैंने इंक्रीज किया उससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वॉल्यूम आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ एल स्क्वायर बाई वी डेल्टा एल, ये क्या है, ये है यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि कोई एक वायर है, ठीक है, कोई एक वायर है, ठीक है, और उस पे एक मास लटका दी गई है, वायर के नीचे मास लटका दी गई है, तो इसका यंग्स मॉडुलस इस केस में हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। चलो यहां पे मैं इमेज बना देता हूं, वायर को हम मानते हैं क्या, मासलेस वायर है, ठीक है, लेकिन इस पे एक मास लटकी हुई है, ठीक है, एम मास की। अब इस मास की वजह से क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg नीचे काम करेगी, राइट। फोर्स काम कर रही है मतलब एक डिफॉर्मिंग फोर्स जैसा हम बोल सकते हैं। तो इस वायर में क्या होगा, इलोंगेशन होगा या फिर इसकी लॉन्गिट्यूडनल चेंज आएगी, लेंथ में चेंज आएगी। तो सपोज करते हैं वो चेंज क्या है, डेल्टा एल। तो इस केस में यंग्स मॉडुलस को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स क्या है, mg इंटू एल दैट इज द ओरिजिनल लेंथ बाई एरिया ए इंटू डेल्टा एल। ये एरिया क्या हो जाएगी, किसके एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया, वायर के क्रॉस सेक्शन के एरिया है। तो ये आ गया एक डायरेक्ट इक्वेशन, राइट, और डायरेक्ट रिलेशन, ओके। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन की मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी एक बार पूछा गया कि वायर जो है उसकी मास है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है ऐसे, राइट, सस्पेंड यानी कि इससे लटका दी गई है, ओके। अब इसकी मास है, राइट, पूरे की मास है, राइट, और यहां पे मैं क्या बताऊं कि नीचे मास लटकी है लेकिन वायर मास लेस कंसीडर कर दिया गया। तो दोनों ही केस क्या है, सिमिलर है। अगर वायर की भी मास है तो भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट, mg। तो सिमिलर केस दोनों में यूज हो जाएगा। तो ये क्या था, ये था यंग्स मॉडुलस। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मॉडुलस ऑफ हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो या बल्क मॉडुलस हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, जो कि हमने इसके पिछले पढ़ा था कि यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, ये सारे क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकती है, और ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती रहेगी, राइट। जैसे कि यंग्स मॉडुलस में क्या कहा कि सिर्फ सॉलिड के केस में वैलिड है, सिर्फ सॉलिड के केस में हम यंग्स मॉडुलस को कंसीडर करते हैं, राइट। तो इससे मटेरियल की इलास्टिसिटी की पता चलती है, राइट। कोई भी अगर सॉलिड है उसका मुझे अगर उसकी यंग्स मॉडुलस पता हो तो मुझे उसकी इलास्टिक बिहेवियर पता होगी। जैसे कि यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो मैं रबर बैंड दिखा है, क्या वो सबसे ज्यादा इलास्टिक है? तो वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल के क्वालिटी पे, उसके मटेरियल पे। तो उसकी मटेरियल क्या है, रबर। और अगर मैं बात करूं स्टील की, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है, वाई ऑफ स्टील, वो क्या है, रबर से ज्यादा है। दोनों ही तो सॉलिड है, तो यंग्स मॉडुलस स्टील इज ग्रेटर देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। इसका मतलब क्या होता है, स्टील ज्यादा इलास्टिक है
किसके कंपैरिजन में? रबर के कंपैरिजन में। इसीलिए स्टील को हम उससे हम क्या बना सकते हैं? उससे हम वायर बना सकते हैं, ठीक है, वायर बना सकते हैं, या फिर उससे हम शीट्स बनाते, राइट। तो क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा इलास्टिक है। ओके, अब देखो ये जो बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और शेयर मॉडुलस है, ये एक ही मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। मतलब जिसका हमें यंग मॉडुलस डिफाइन कर रहे, उसका भी एक बल्क मॉडुलस भी हो सकता है, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन या फिर एक कंडीशन आ जाती है, क्या? कि सिर्फ सॉलिड के केस में यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करेंगे, राइट। अगर लिक्विड आ गया या फिर कोई गैसेस आ गए तो उसमें हम यंग्स मॉडुलस को डिफाइन नहीं करते। अब इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यंग्स मॉडुली मतलब लाइक प्लूरल में लिखा गया है, मॉडुलस का मॉड्यूल। Okay, of the material of wires A and B are in the ratio of 1:4, while its area of cross-sectional are in ratio of 1:3. If the same amount of load is applied to the both wires, then the amount of elongation produced in the wire A and B will be in the ratio. ठीक है, assume the length of the wire A and B are same. तो इसमें क्या दिया गया है कि यंग्स मॉडुलस का जो रेशियो है वो क्या है? 1:4 है। मतलब YA by YB, यही तो यंग्स मॉडुलस की रेशियो, दैट इज 1/4। अच्छा, ये YA क्या है? YA है FL by A डेल्टा L। तो फोर्स बाई L बाई A क्या है? एरिया ऑफ A1 की A की एरिया में A1 ले लेता हूं भाई, डेल्टा L1, ठीक है, और डेल्टा LA, और ये क्या हो जाएगा? FL बाई A2 डेल्टा LB, ठीक है। ये आ गया क्या? 1/4, ठीक है। अब बात क्या किया गया है कि फोर्स जो है, लोड इज अप्लाइड, अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड सेम। तो लोड मतलब क्या? फोर्स। तो फोर्स अगर सेम हो रहा है तो ये कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट हो सकता है? लेंथ कैंसिल आउट, क्योंकि अज्यूम द लेंथ ऑफ वायर इज सेम। अब क्या पूछा है, देखो ये हमारा किस तरह से फॉर्म हो जाएगा? दैट इज डेल्टा LB बाई डेल्टा LA, ठीक है, डेल्टा LB बाई डेल्टा LA, ठीक है। इसी तरह से तो हम लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो ये LA बाई LB बाई LA, यानी कि डेल्टा LE बाई डेल्टा LA इक्वल्स टू कितना? अच्छा, यहाँ पे A1 A2 भी है, तो यहाँ पे क्या लिखो? A1 A2, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4, ये लिख सकते हैं। अब देखो डेल्टा LB बाई डेल्टा LA इक्वल्स टू A1 बाई A2 इंटू 1/4। A1 और A2 दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी भी रेशियो दी गई है कितनी? 1:3। सो हम सिंपली लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/4। तो कितना आ गया? डेल्टा LB बाई डेल्टा LA आ गया हमारा 1/12। ये क्या है? LB बाई L है, हमें क्या चाहिए? डेल्टा LA बाई डेल्टा LB चाहिए, ठीक है। यही तो पूछा है। इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड, इलोंगेशन मतलब डेल्टा L, वायर्स A एंड B विल बी, तो ये कितना हो जाएगा? इसका ऑपोजिट, दैट इज 12/1 और 12:1। तो ऑप्शन B विल बी द, और ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। जेई का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, इतना ही इजी, प्रोपोर्शनलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं बल्क मॉड्यूलस की तरफ। बल्क मॉड्यूलस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब रेशियो किसके बीच में? नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने पढ़ा था, हाइड्रोलिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या था कि वॉल्यूम अगर V है, आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस और आफ्टर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्सेज, इसकी वॉल्यूम डेल्टा V घट जाती है। तो इसीलिए बल्क मॉड्यूलस को हम लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा V बाई V, ठीक है। अच्छा, फॉर वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि डिफॉर्मिंग फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर लिखे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे हम प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर बाय डेल्टा V बाई V,
ठीक है। सो सिंपली बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाएगी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय डेल्टा वी। ठीक है, तो यहां से देखो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है क्या, वॉल्यूम के। मतलब अगर वॉल्यूम घटते जाएगी तो प्रेशर क्या है, इंक्रीज होते जाएगी। अगर वॉल्यूम घटते जाएगी तो प्रेशर क्या है, इंक्रीज होते जाएगी। इसकी यूनिट क्या होगी बल्क मॉड्यूलस की, तो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट है वो तीनों केस में सिमिलर ही है। ठीक है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो एक बात आती है क्या, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है, ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बी, ये क्या है, सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों ही केस में वैलिड होता है, तीनों ही केस में हम इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल होता है ना, बल्क मॉड्यूलस एक्चुअली क्या बताता है कि एक पार्टिकल कितना कंप्रेसिबल है, कितना ज्यादा उसे कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है उसे हम कहते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी। उसे डिफाइन करते हैं के से, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये क्या है, 1/b। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी के। मतलब कंप्रेसिबिलिटी जितना बल्क मॉड्यूलस जितना ज्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी उतना कम होगा। तो एक तरह से बल्क मॉड्यूलस ही बता रही है क्या, कि एक ऑब्जेक्ट, एक मटेरियल कितना कंप्रेस हो सकती है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेस कौन सी चीज हो सकती है, तो ऑब्वियसली गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। मतलब गैस की कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस सबसे ज्यादा है, उसके बाद किसकी है, लिक्विड की है, उसके बाद सबसे कम किसकी है, सॉलिड की है। तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा क्या, बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस सबसे कम होगा, राइट। बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड जो है वो गैस से ज्यादा होगा, एंड सबसे ज्यादा किसका होगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट हो जाएगी जस्ट इसकी उल्टी, दैट इज न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अब बात करते हैं शेयर मॉड्यूलस की और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल, अच्छा इसे डिनोट करते हैं या तो ईटा से डिनोट कर सकते हो या फिर जी से। बहुत सारे बुक में ईटा लिखा जाता है, कहीं कहीं पे जी भी लिखा जाता है। ओके, तो इट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। अच्छा, विद इन द इलास्टिक लिमिट ही है, हाँ ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। इलास्टिक लिमिट के बाद तो डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, तो फिर से देखो वही क्यूबॉर्ड वाली सीन है। अगर इसमें हम शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं तो इसमें क्या आएगी, एक चेंज आएगी। सपोज करते हैं इसे डेल्टा एक्स, और ये एंगल को हम सपोज करते हैं थीटा, और ये है लेंथ। लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी, हमें पता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ईटा इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया बाय स्ट्रेन क्या है, दैट इज थीटा। थीटा क्या है, एफ बाय ए। अब थीटा को हम कैसे लिख सकते थे, अगर डेल्टा एक्स इसमें, उसके अपसाइड में देखो ये जो थोड़ा सा ये जो शिफ्ट हुआ, ये दैट इज डेल्टा एक्स। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स बाय एल, राइट। अब ये डेल्टा एक्स बाय एल एक्चुअली क्या है, डेल्टा एक्स बाई एल दैट इज पी बाई बी। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा होता है तो ये डेल्टा एक्स बाई एल हो जाएगा tan थीटा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, एफ बाई ईटा इक्वल्स टू ये आया क्या, शेयर मॉड्यूलस। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ बाई ए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई एल दैट इज tan थीटा। ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, एरिया के जगह पे अगर वॉल्यूम दिया रहे तो कैसे चेंज करना है, पता ही है, एफ एल बाई वी। ठीक है, एरिया के साथ एक लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, ये एरिया कौन सी वाली है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये क्या हो गया, शेयर मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अगेन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो किस पे डिपेंड, वो सिर्फ सॉलिड के केस में इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर सॉलिड के केस में कंसिडर कर सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉड्यूलस के बीच का एक रिलेशन है, दैट इज ईटा इक्वल्स टू वाई बाई 3। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड किसके बीच का रिलेशन है, ये यंग्स मॉड्यूलस वाई के बीच का रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पहला पार्ट के कंसेप्ट को समझा है। आगे इसके एक और पार्ट में हम
इसके आगे के कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है, फॉर बेस्ट है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।